नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स बोर्ड एग्जाम फुल रिवीजन सीरीज। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल लाइन से। रोज की गई छोटी छोटी कोशिशें इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती है। आज का एक्सरसाइज हमारी होगी वास्तविक संख्याएं। एक नंबर एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में किस किस तरीके के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा इसमें रहेगा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। किन्हीं भी संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेंगे एचसीएफ व दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम में संबंध। दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम में संबंध। चौथा टाइप रहेगा इसमें अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। तो इसमें चार तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा पढ़ेंगे हम एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध है, किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध है। और चौथा तरीके के क्वेश्चन होंगे इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो संख्या रेखा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। संख्या रेखा जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी है। इधर होता है 0, इधर होती है धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक। इधर होती है ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 अनंत तक। ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। और इसको नंबर लाइन बोलते हैं। इसके बीच में होगा 1/2, इसके बीच में होगा 3/2, इसके बीच में होगा 5/2, इसके बीच में 7/2। ऐसे करके भिन्नात्मक संख्याएं भी संख्या रेखा पर होती है। दशमलव संख्या भी संख्या रेखा पर होती है। या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं इक्वल टू वास्तविक संख्याएं इक्वल टू वास्तविक संख्याएं इक्वल टू परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, 2 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, -5 भी एक परिमेय संख्या है। और √4 एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि दशमलव संख्या 0.05 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत दशमलव है। और अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या में आते हैं। अशांत दशमलव है, ठीक है। और परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों का क्रम आवश्यक नहीं है। जैसे कोई संख्या है भाज्य संख्या, पहले हम सब जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या भाज्य संख्या वे संख्याएं जिस भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वे अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं में ये जैसे 4 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 9 के बाद में 10, ऐसे अनंत तक जाएगी। वैसे ही अभाज्य संख्याएं 2 3 5 के बाद में 7 के बाद में 11, ऐसे ये भी अनंत तक जाएगी। तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 ही है, क्योंकि सम एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए यही सबसे छोटी है, यही सबसे बड़ी है। तो अब हम जानते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कह रही है। तो ये बोल रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां अभाज्य गुणनखंडों का क्रम आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 210 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें
स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है, जैसे 2 का भी भाग जा रहा है इसमें, 5 का भी भाग जा रहा है इसमें, तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये सारे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसको बोल देंगे अभाज्य गुणनखंड। और इनका क्रम चेंज करने से इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंकगणित की प्रमेय यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला इसका अनुप्रयोग होगा किसी भी अपरिमेय संख्या जैसे कि √2, √5, 5+2, √3 जैसी संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। और सेकंड इसका अनुप्रयोग है भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एचसीएफ व एलसीएम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महत्तम समावर्त एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो किन्हीं भी दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े उभयनिष्ठ, सबसे बड़े यहाँ पे दिया हुआ है सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड को उन संख्याओं का में से कहते हैं। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको बोलते हैं समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। जैसे एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल में से कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 20 और 30, ये एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 तो 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 5 एक बार है 5 की घात 1। फिर 30 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। तो एचसीएफ होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, एक तो 2 है, 2 उभयनिष्ठ है, और 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 5 उभयनिष्ठ नहीं है। तो 2 की सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है, और 5 की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात 5 है, तो इसका एचसीएफ हो गया 10। तो एचसीएफ हमेशा उभयनिष्ठ यानी कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ ज्ञात करने हैं तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है उनमें भी, उभयनिष्ठ में भी सबसे छोटी घात देखते हैं। इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 सबसे छोटी संख्या है, जबकि 3 उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि 5 उभयनिष्ठ है, 5 में 5 की घात 1 तो सबसे छोटी 5 की घात 1 ही है, तो दोनों ले लेंगे, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज उन संख्याओं का लसाअ कहलाता है। यानी कि दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज उन संख्याओं का लसाअ कहलाता है। या फिर एलसीएम इक्वल टू संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लसाअ कहलाता है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक देखना है यहाँ पे, प्रत्येक, ये ध्यान रखना, प्रत्येक, यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ वगैरह नहीं देखना, यहाँ पे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे 20 और 30 का एलसीएम देखते हैं तो 20 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 को लिख देंगे 2 की घात 2, और 5 को लिख देंगे 1। ऐसे ही 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एलसीएम इक्वल टू होता है जो सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 ले लेंगे। 3 इसमें उभयनिष्ठ नहीं है तो 3 को ले लेंगे, 3 की घात 1। 5 उभयनिष्ठ है तो 5 की घात सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 1 ले लेंगे। तो एलसीएम एक 60 आ गया है, एलसीएम इसमें 60 आ गया है। ठीक है, तो एचसीएफ व एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में तो हम लेते हैं, एचसीएफ में तो हम लेते हैं उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ में भी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड में भी सबसे छोटी घात लेते हैं हम एचसीएफ में, जबकि एलसीएम में हम लेते हैं गुणनखंडों की, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हम एलसीएम में लेते हैं, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे। इसमें हम उभयनिष्ठ नहीं देखते उभयनिष्ठ है या नहीं है, अगर उभयनिष्ठ है तो सबसे बड़ी घात, और उभयनिष्ठ नहीं है तो जो उसमें बड़ी घात है उसको ही ले लेंगे। ठीक है, दो संख्याओं के मैसे व लसे में संबंध, दो संख्याओं के में से तथा लसे में संबंध, में से इंटू लसे बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए बी, एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू ए गुणा बी बटा एलसीएम। या फिर हम ज्ञात कर सकते हैं एलसीएम इक्वल टू ए बी गुणा एच सी एफ, या फिर संख्या ज्ञात कर सकते हैं ए बराबर होता है एच सी एफ गुणा एलसीएम बटा बी, या बी ज्ञात कर सकते हैं, ए का भाग दे देंगे तो बी आ जाएगा।
नोट, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। यह जो अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था वो तीन संख्याओं के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये वाला संख्या सूत्र केवल दो संख्याओं के लिए ही एप्लीकेबल है। तो तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, तो ये गलत है। जबकि निम्न परिणाम तीन संख्याओं जैसे पी क्यू आर तीन संख्याएं, तो इसके लिए इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, पी क्यू आर गुणा एच सी एफ ओ पी क्यू आर, तीनों संख्याओं को गुणा कर दो और उनका एच सी एफ से गुणा कर दो। एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो एच सी एफ तीनों संख्याओं का एच सी एफ बटा दो दो संख्याओं के जोड़े में एच सी एफ का भाग दे दो, दो दो संख्याओं का, जैसे एच सी एफ ओ पी क्यू, एच सी एफ ओ क्यू आर, एच सी एफ ओ पी आर। ऐसे ही यदि हमें एच सी एफ ओ पी क्यू आर निकालना है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम, यानी कि जब एच सी एफ निकालना है तो एलसीएम में, और जब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे एच सी एफ की सारी टर्म एच सी एफ की आएगी। प्रमेय 1.2, माना पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि पी कोई एक संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, जैसे ए स्क्वायर 25 है, ठीक है, तो ए का मान ए स्क्वायर 25 है और 25 को अगर 5 विभाजित कर रहा है, पी मान लो पी का मान 5 है और ए स्क्वायर का मान 25 है, तो पी यदि ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ए को भी विभाजित करेगी। ए क्या रहेगा, इसका अंडर रूट, ए रहेगा 5, तो पी ए को भी विभाजित करेगी। तो यही प्रमेय 1.2, माना पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या रहेगी पी, ठीक है, पी हमने अभाज्य संख्या ली है, यदि ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, तो पी ए को भी विभाजित करेगी, पी ए को भी विभाजित करेगी, तो ये विभाजित कर रही है, तो यही प्रमेय 1.2 है। फिर नेक्स्ट, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या में अंतर। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वे संख्या है जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जीरो को लिख सकते हैं हम जीरो बटाई, तो ये पी बाई क्यू हो गया, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। वन भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वन को लिख सकते हैं हम 1/1। माइनस तीन को हम लिख सकते हैं -3/1। ऐसे ही 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। रूट 36 परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या इसका ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये 6/1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में 0.5, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/10, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 1/2, तो यह एक पी बाई क्यू के रूप में है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। और शांत दशमलव, जैसे कि कोई शांत दशमलव है, ये सारे शांत दशमलव हैं, शांत दशमलव सारे परिमेय संख्या होते हैं। यह अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे कि 2.3333 अनंत तक जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत है ये, और आवर्ती 3.3 की, यानी कि 333 की आवर्ती हो रही है, तो इसको लिखेंगे हम 3.3 का बार, तो यह भी एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव भी एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अंडर रूट वाली सारी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर ना आ सके, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या होती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। या फिर अशांत अनावर्ती दशमलव, जैसे कि दशमलव के बाद अनावर्ती आवर्ती नहीं हो रही है और अशांत है, अनंत तक जा रहा है, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नोट, दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत होता है, ये हम कैसे जानें। जैसे किसी भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2n इंटू 5m 2n इंटू 5m के रूप का हो, तो वे सारी दशमलव प्रसार शांत होंगे। जैसे कि 5/20, तो 5/20 में इसका हर दिया हुआ है 20, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 5, तो इसमें 2 और 5 आ रहे हैं। यानी कि यदि किसी भिन्न के हर में या तो 2 आ जाए
या 5 आ जाए या 2 इंटू 5 के गुणनफल के रूप में आ जाए तो वे सारे दशमलव प्रसार शांत होंगे। और यदि इनके अलावा कोई संख्या आती है जैसे कि 7/3, 7/3, तो इसको हम इसके हर को हम 2 इंटू 5 या 2 या 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये एक अशांत संख्या है। यह एक अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। नेक्स्ट नोट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि कहना यह है कि एक परिमेय संख्या है जैसे कि 1 और एक अपरिमेय संख्या है √2, तो इनका योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका योग होगा 1 + √2। ये परिमेय संख्या है, परिमेय, यह अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या फिर अंतर, योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट नोट नंबर 2, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। एक शून्येतर मतलब नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो परिमेय संख्या मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे कि एक परिमेय संख्या 2 और एक अपरिमेय संख्या है √3, तो इनका गुणनफल हमेशा एक एक अपरिमेय संख्या होगी और इसका भागफल भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, भागफल भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम माना 4n अंक 0 पर समाप्त होती है। हम ये मान लेंगे कि 4n मतलब 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, जहाँ n प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या में से ही है, n का मान प्राकृत संख्या में से ही है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब प्राकृत संख्या में से ही n का मान है, स्मॉल n का मान, पर n कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर में से ही है। अतः 4n 5 से विभाज्य होगी, इसलिए 4n 5 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है। अगर इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाज्य होगी, श्योर है। परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 4 इक्वल टू करेंगे 2 × 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। फिर हम करेंगे 4n के स्क्वायर कर लेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, तो जो 4 के अभाज्य गुणनखंड है उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो संख्या 4n अंक 0 मतलब 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो जीरो भाई 5 ही नहीं है तो 0 पर कैसे समाप्त होगी, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 होना उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 होने के लिए उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होगी, तभी तो 10 बनेंगे, 10 बनेगा तभी उसमें 0 होगा। इसलिए उसका एक मतलब कि उसके गुणनखंड में 2 × 5 तो होना ही चाहिए, जबकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसके ये 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी हुई है 6 व 20, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, या तो आप डायरेक्ट लिख लो कि 2 × 3 6 के, हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 6 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग गया 3 बार, 3, फिर इसमें जाएगा 3 का भाग 1 बार, ये लो, तो इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 × 3, 2 × 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल देंगे, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे तो 10 बार गया, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 5 बार गया, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार गया, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो HCF निकालते हैं। HCF हमने पढ़ा है पीछे, दो संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल उसका HCF कहलाते हैं, मतलब दोनों संख्याओं के जो सबसे छोटी, देखो 6 के हो रहे हैं 2 × 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2 की घात 2 × 5, तो इसमें ओनली दो कॉमन है, 2 ही कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें तो घात 1 है, इसमें घात 2 है, तो सबसे छोटी घात लेते हैं तो 2,
तो एच सी एफ ऑफ 6 और 20 का एच सी एफ आएगा 2 की घात 1 बराबर 2। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, मतलब संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात का 6 एलसीएम ऑफ 6 और 20, मतलब 6 और 20 का एलसीएम इक्वल टू 2 और 2 दोनों कॉमन है, तो इसमें सबसे बड़ी घात देखेंगे 2 की घात 2, 2 की घात लिख लिया। 3 इसमें कॉमन नहीं है तो 3 की घात 1 हो गया, और इसमें 5, मतलब एच में तो हम कॉमन लेते हैं, जबकि इसमें प्रत्येक लेते हैं, प्रत्येक प्रत्येक में भी सबसे बड़ी घात ले लेते हैं, तो ये इसका एलसीएम आ गया। फिर उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं दी हैं तो एचसीएफ ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करके उसका एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 गुणा 3 आएंगे। हम ये ऐसे कर सकते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे तो हम आएंगे 2 तो 5 बार आएगा और 3 1 बार आएगा। और 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 2 गुणा 101, ठीक है। तो एच सी एफ ऑफ 96 और 404, तो 96 और 404 का एच सी एफ होगा इक्वल टू, देखो जो कॉमन है उसमें भी सबसे एच सी एफ में होती है सबसे छोटी घात, मतलब सबसे छोटी घात। तो इसमें ओनली 2 ही कॉमन है, तो 2 की घात 5 है यहाँ पे, सबसे 2 की घात 5 तो बहुत बड़ी है और 2 की घात 2 छोटी है। तो 2 की घात सबसे एच सी एफ में हम कॉमन में भी 2 सबसे छोटी घात लेते हैं, तो 2 की घात 2, तो एच सी एफ आ गया 4। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसी, चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एच सी एफ ऑफ ए बी गुणा एल सी एम ऑफ ए बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एच सी एफ व एल सी एम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एल सी एम ऑफ ए बी बराबर ए गुणा बी, और एच सी एफ हमने ज्ञात कर ही लिया, तो 96 गुणा 404 बटा 4। तो हम इसको जैसे ही काटेंगे 4 से तो 101 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 96, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एच सी एफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने पहले भी किए हैं, 2 गुणा 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 बार आ जाएगा और 3 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम 2 3 बार आएगा, 3 1 बार आएगा और 5 1 बार आएगा। तो एच सी एफ में होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। देखो इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात 2 की घात 1 ही है। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 की घात 1 यहाँ पे उभयनिष्ठ है, सबसे छोटी घात है। तो एच सी एफ आ जाएगा 6 आ जाएगा। एल सी एम आ जाएगा, इसमें सबसे बड़ी घात देखनी है तो 2 की घात सबसे बड़ी कितनी है 3, तो 2 की घात 3। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो 2। 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। अभी हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन में निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, मतलब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ये भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो ठीक है। तो मैं इसमें से एक चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ और बाकी के सब आप करना, ठीक है। तो ये देखा 5005, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा तो 101 आ गया। फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हम करते हैं कि जो इकाई अंक है उसको दोगुना करके शेष संख्या में से घटा दो। अगर शेष संख्या जो घटाएंगे वो घटाया हुआ अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो ये 2 और ये करेंगे हम डिविजिबल 1001, 1001। तो हम क्या करेंगे, मतलब इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 98। और हम जानते हैं कि 98 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही ये 143 बार डिविजिबल हो गई। फिर 11 का करेंगे, 11 का डिवीजन देंगे क्योंकि और किसी संख्या से नहीं कट रही, 11 से कटेगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि एकांतर क्रम में अंकों का योग करके घटा दो, अगर वह 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये बाद में जब 13 बार गया तो 13 से ये डिविजिबल हो जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 3 वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। पूर्णांकों के निम्न, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों
के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, तो दो संख्याएं दी हुई हैं 26 व 91, ऐसे ही इसमें दी हुई है 336 व 54। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 336 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 2 गुणा 300, मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 336 इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, एक बचा 13 हो गए, 2 छः की 12 और 18, 168। ठीक है, फिर इसमें 2 का जा रहा है, तो 2 का जा रहा है तो ये 8 बार गया। ठीक है, और ये 4 बार गया। फिर इसमें 2 का जा रहा है 4 और ये 42। फिर इसमें जा रहा है 2 का जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 21। 21 में हम जानते हैं कि 3 का जाएगा 7 बार, और 7 में 7 7 एक बार जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, 336 के। ऐसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो लिख देंगे 54 को लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 3, क्योंकि 3 3 बार है। तो HCF ज्ञात करते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसमें? इसमें एक तो 2 है और एक 3 है, तो इसमें 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 आ जाएगा, क्योंकि HCF में हम सबसे छोटी घात लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की। और 3 में इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है, तो हम 3 की घात 1 ले लेंगे, तो HCF 6 आ जाएगा। LCM में हम सब मतलब प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 की घात 4 है तो 2 की घात 4 ले लिया। यहाँ पे 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 ले लिया, और 7, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, 7 की घात 1, तो ये, तो इसका LCM आ जाएगा 3024। ठीक है, सत्यापन कर लेंगे। हम जानते हैं कि HCF ऑफ AB गुणा HCF ऑफ AB, मतलब HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बराबर है, यानी कि दो संख्याओं का HCF है LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसमें रख लेंगे मान, और ये जैसे ही हम ये चेक करेंगे तो ये दी हुई संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, तो दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर है, तो इसलिए ये सत्यापन हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड से हम निम्न पूर्णांकों के मतलब कि HCF LCM ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले वाला कर लिया, 3 संख्याएं दी हुई हैं 12, 15 और 21, तो इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की घात 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 होंगे। 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। तो HCF होता है कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या है? ओनली 3 है, और 3 की सबसे छोटी घात 3 की घात 1 ही है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। LCM में क्या करते हैं, प्रत्येक प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 2 है ले ली, 3 की घात 1 है ले ली, 5 5 5 की घात 1 ही है, 7 की घात 1 ही है, तो LCM 420 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, मतलब HCF 9 दिया हुआ है, LCM इसका ज्ञात करना है। तो और संख्या में दी हुई है A बराबर 306 दी हुई है और B बराबर 657, तो दिया है A बराबर 306, B बराबर 657, HCF ऑफ AB बराबर 9 दिया हुआ है, ज्ञात करना है LCM ऑफ AB। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो LCM ऑफ AB बराबर A गुणा B बटा HCF। तो ए बी दी हुई है हमें 306 गुणा 657 और LCM दिया हुआ है, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये हमने एक उदाहरण किया हुआ है, 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है, उसी की सेम जैसे का जैसा होगा ये आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। तो हमें जांच करनी है कि ये सारी भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो हल दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 व 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 भाज्य संख्याएं हैं। सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर, तो इसमें देखो इसमें 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 इसका भी एक गुणनखंड है, 13 यहाँ भी है, तो इसमें से 13 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ ले लेंगे।
तो इसमें बचेगा 13 और 7 गुणा 11 गुणा 1, ठीक है। और 13 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसलिए 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो 13 इस संख्या का एक गुणनखंड आता है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि गुणनखंड है तो वह एक भाज्य 13 से भाज्य होगी तो एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसमें से हम इस वाली संख्या में से हम 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो 5 जैसे ही कॉमन लिया तो ये एक इसका एक गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड है तो एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी इसी संख्या का एक गुणनखंड 5 है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको हम हल करने के लिए, सोनिया द्वारा वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है, ठीक है। सोनिया इसमें 18 मिनट में लगाती है, जबकि रवि खाते पीते घर का एक चक्कर लगा रहा है, ये 12 मिनट में लगा रहा है। रवि 12 मिनट में पूरा कर रहा है एक चक्कर, ठीक है। तो हमें जानना है कि इसमें हम एचसीएफ लगाएं या एलसीएम लगाएं, क्योंकि जैसे ही वृत्ताकार ये मैदान का एक चक्कर करेगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये सोनियो एक ही स्थान से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, तो हमें तो कम से कम निकालना है ना, अधिक से अधिक तो मतलब चक्कर लगाते ही रहेंगे, अधिक से अधिक नहीं निकालना। तो कम से कम के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा, क्योंकि सोनियो द्वारा वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है, रवि द्वारा उसी पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। क्योंकि अधिक से अधिक तो पता नहीं, लगाते ही रहो चक्कर, इधर सोनिया भी चक्कर खा के गिर जाएगी और रवि भी चक्कर खा के गिर जाएगा, क्या करेंगे? तो सब हम जानते हैं कि कम से कम समय निकालना है, इसमें कम से कम समय निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए हमें दिए गए क्वेश्चन का मतलब एलसीएम लेना होगा, समयों का आंसर एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12, 18 और 12 के सभी अधिकतम घातांकों के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लेना है, ठीक है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 2 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, ठीक है। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात, एलसीएम ऑफ 18 12, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात एलसीएम में लेते हैं, तो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 ले लेंगे, 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है तो 3 की घात 2 ले लेंगे, तो इसका 36 मिनट, यानी कि सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, मैं उसी का जैसा एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है। किसी परेड में 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, एक परेड है जिसमें 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले बैंड के पीछे लगाना है, ठीक है। तो आगे तो बैंड वाले लग जाएंगे, पीछे सेना की टुकड़ी लग जाएगी, जिसमें 48 तो बैंड वाले हैं और 612 सैनिक हैं, ठीक है। 612 सैनिक हैं, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब समान संख्या के स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। ये स्तंभ होते हैं, मतलब जितने बैंड वाले आगे खड़े हैं उनके पीछे ही सैनिक खड़े रहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखो यहाँ पे दे दिया अधिकतम संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतम संख्या के लिए हमें एचसीएफ निकालना होता है और लघुत्तम संख्या के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। तो हमें दे दिया, देखो हिंट दे दिया यहाँ पे अधिकतम संख्या, जिसमें वे मार्च कर सके, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 612 व 48 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इसी 612 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 612 के अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की घात 2, 3 की घात 2 इंटू 17। ऐसे ही 48 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो 48 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। तो एच सी एफ इक्वल टू 612, एच सी एफ ऑफ 612 और 48 के। एच सी एफ में हम देखते हैं कि जो कॉमन कॉमन जो गुणांक होते हैं उसमें सबसे छोटी घात देखते हैं, तो इसमें 2 की घात 4 है, जबकि इसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे। इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 ले लेंगे, ठीक। और 3 की घात 1 ले लेंगे, ठीक है। 3 की घात, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 बराबर 12। तो यही हमारा क्या है, एच सी एफ है, ठीक है। तो मतलब 12 स्तंभ बनेंगे जिसमें 12, ठीक है।
और उनके पीछे 12 स्तंभों में सैनिक वो हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में अगले वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।